नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे पास आज कई अलग-अलग तरह के स्रोत हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून है, भारत के नए पर्यावरण नियम हैं, बायोटेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है वो है, देश की बदलती आबादी के आंकड़े हैं और हाँ, आज रात आसमान में एक खास नज़ारा भी दिखने वाला है। तो इरादा यही है कि इन सब में थोड़ा गहरा उतरा जाए, ज़रूरी बातें निकाली जाएं और समझें कि ये सब हमारे लिए क्या मायने रखता है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और आज के विषय वाकई काफ़ी व्यापक हैं। ग्लोबल समझौतों से लेकर नेशनल रेगुलेशन और साइंस की नई खोजों तक सब कुछ है। देखना दिलचस्प होगा कि ये अलग-अलग चीज़ें आपस में कैसे जुड़ती हैं, क्या तस्वीर बनती है। तो शुरुआत करते हैं गहरे समुद्र से। BBNJ समझौता यानी बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, इसे हाई सीज ट्रीटी भी कहते हैं। खबर है कि भारत सरकार ने मतलब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इस समझौते को ध्यान में रखते हुए एक 12 मेंबर पैनल बनाया है इंटरनेशनल वाटर्स में अपने हितों के लिए। ये क्या है पूरा मामला? यूएन क्लॉज मतलब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत एक लीगल फ्रेमवर्क है। इसका मकसद है उन समुद्री इलाकों की पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी की हिफाजत करना जो किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। 2023 में इसे अपनाया गया था और लक्ष्य है कि भाई प्रदूषण कम हो, बायोडाइवर्सिटी बचे और समुद्री संसाधनों का इस्तेमाल सस्टेनेबल तरीके से हो। अच्छा, ये हाई सीज या उच्च समुद्र बार बार आता है, ये है क्या? कितना बड़ा है ये इलाका? देखिए, हाई सीज वो समुद्री इलाके हैं जो किसी देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र, जिसे हम EEZ कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जी हाँ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो तट से करीब 200 नॉटिकल मील तक होता है, उसके बाहर का सारा इलाका। और ये छोटा मोटा नहीं है, हमारे महासागरों का करीब 64% हिस्सा है ये, और पूरी पृथ्वी की सतह का लगभग आधा। 50%, ये तो बहुत ही ज्यादा है। बिल्कुल। और चिंता की बात यह है कि अभी इसका सिर्फ 1% ही प्रोटेक्टेड है, क्योंकि किसी एक देश की जिम्मेदारी नहीं है ना, तो इसका प्रबंधन, इसका संरक्षण, ये एक ग्लोबल चैलेंज है। और ये समुद्री जीवन, क्लाइमेट रेगुलेशन, कार्बन सोखने, इन सब के लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो नई संधि है BBNJ, ये करेगी क्या असल में? इसके मुख्य पॉइंट्स क्या हैं? इसमें कई जरूरी चीजें हैं। एक तो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज MPAs बनाए जा सकेंगे, जैसे जमीन पर नेशनल पार्क होते हैं वैसे ही समुद्र में। दूसरा, समुद्र की तलहटी में खनन यानी सी बेड माइनिंग जैसी एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाएगा। और जो मरीन जेनेटिक रिसोर्स हैं, मतलब समुद्री जीवों से मिलने वाले जेनेटिक संसाधन, उनसे जो फायदे होंगे उनका बंटवारा फेयर और इक्विटेबल हो। अच्छा, मतलब जो भी खोज हो या दवाई बने उसका फायदा सबको मिले, खासकर विकासशील देशों को। जी हाँ, ये एक बहुत अहम पहलू है इसका। तीसरा, अगर कोई बड़ा समुद्री प्रोजेक्ट है, भले ही वो किसी देश के अपने पानी में हो रहा हो, लेकिन अगर उससे हाई सीज पर असर पड़ सकता है तो उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA जरूरी होगा। और चौथा, विकासशील देशों को टेक्नोलॉजी और रिसोर्स एक्सेस में मदद मिलेगी। और भारत का क्या स्टैंड है? आपने कहा पैनल बना है, पर क्या हमने संधि मान ली है पूरी तरह? देखिए, जानकारी यह है कि भारत ने 2024 में साइन तो कर दिया है, लेकिन रेटिफाई यानी पुष्टि अभी नहीं की है। साइन करना मतलब आप इरादा जाहिर करते हैं, रेटिफाई करने के बाद आप कानूनी तौर पर बन जाते हैं। अगस्त 2025 तक 140 से ज्यादा देश साइन कर चुके हैं और 55 रेटिफाई भी कर चुके हैं। तो भारत का पैनल बनाना शायद उसी दिशा में कदम है। समझ गई। तो ये तो हुई समुद्र की बात, अब जरा जमीन पर आते हैं। भारत में पर्यावरण ऑडिट को लेकर नए नियम आए हैं, पर्यावरण ऑडिट नियम 2025। ये किसने जारी किए हैं? ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी कि MOFCC ने जारी किए हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। इनका मकसद है पूरे देश में एनवायरमेंटल अकाउंटेबिलिटी मतलब पर्यावरणीय जवाबदेही का एक सिस्टम बनाना। और इसकी एक खास बात है एनवायरमेंटल ऑडिटर्स EAs का सर्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन। अच्छा, मतलब अब कोई भी कंपनी अपना पर्यावरण ऑडिट खुद नहीं कर पाएगी या किसी से भी नहीं करवा पाएगी? नहीं, अब इसके लिए खास सर्टिफाइड ऑडिटर्स होंगे। इन EAs को एक एनवायरमेंटल ऑडिट डेजिग्नेटेड एजेंसी होगी जो MOFCC तय करेगा, वो सर्टिफाई और रजिस्टर करेगी। यही एजेंसी उनकी ट्रेनिंग, निगरानी और जरूरत पड़ने पर एक्शन मिलेगी।
और जो रजिस्टर हो जाएंगे वो कहलाएंगे रजिस्टर्ड एनवायरमेंटल ऑडिटर्स। और ये काम कैसे करेंगे? मतलब क्या वो किसी कंपनी के पेरोल पर होंगे? फिर तो निष्पक्षता कैसे रहेगी? नहीं, यहीं पर एक दिलचस्प बात है। निष्पक्षता के लिए इन आरईएस को प्रोजेक्ट्स रैंडम तरीके से दिए जाएंगे। रैंडम? अच्छा, मतलब सिस्टम तय करेगा कि कौन सा ऑडिटर किस कंपनी का ऑडिट करेगा। जी हाँ, बिल्कुल, ताकि कोई मिली भगत न हो। ये ऑडिटर्स फिर सैम्पलिंग, एनालिसिस, अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसका मुआवजा कैलकुलेट करना, ये सब काम करेंगे। और निगरानी, क्या कोई चेक रखेगा कि ये ऑडिट सही हो रहे हैं या नहीं? हाँ, इसके लिए 2 लेवल का सिस्टम है। टियर 1 में सरकारी रेगुलेटर जैसे सीसीपीबी, एसपीसीबी, मोई एफसीसी के रीजनल ऑफिस, वो देखेंगे। और टियर 2 में ये आरईएस थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के तौर पर ऑडिट करेंगे। और इन सब पर नजर रखने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी भी होगी, मोई एफसीसी के एडिशनल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। तो एक पूरा सिस्टम बनाने की कोशिश है। चलिए पर्यावरण नियमों से आगे बढ़ते हैं बायो प्रोडक्ट्स की तरफ। जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी अपनी बायो E3 पॉलिसी के तहत 16 बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहा है। इन्हें राष्ट्रीय बायो एनेबलर्स या मूलांकुर कहा जा रहा है। ये मूलांकुर क्या बला है? मूलांकुर असल में खास तरह की फैसिलिटीज हैं, आप कह सकते हैं फैक्ट्रीज, जिनका मकसद है बायो प्रोडक्ट्स का देश में ही उत्पादन बढ़ाना। बायो प्रोडक्ट्स वो चीजें होती हैं जो रिन्यूएबल बायोमास से बनती हैं, जैसे फसल, पेड़, शैवाल, एल्गे, खेती का कचरा वगैरह। जैसे कि रोजमर्रा की क्या चीजें बायो प्रोडक्ट्स हो सकती हैं? जैसे बायोफ्यूल हो गया, इथेनॉल, बायोगैस, बायोप्लास्टिक जो नॉर्मल प्लास्टिक की जगह ले सकता है, बायो आधारित कॉस्मेटिक्स, पौधों से बनने वाली दवाएं। ये जो 16 हब बन रहे हैं, इनका फोकस खास तौर पर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी दवाओं के मूल तत्व, बायोफ्यूल बनाने वाले एंजाइम्स और बायो फर्टिलाइजर के लिए जरूरी रिएजेंट्स के घरेलू उत्पादन पर होगा। ये बनते कैसे हैं और क्यों जरूरी हैं ये अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए? बनाने के तरीके कई हैं। फर्मेंटेशन यानी किण्वन जैसे बायोलॉजिकल तरीके हैं, पायरोलिसिस जैसे थर्मल तरीके हैं, एंजाइम या केमिकल सिंथेसिस का भी इस्तेमाल होता है। और अक्सर इनमें रॉ मटेरियल के तौर पर सोयाबीन, गन्ना, शैवाल, फंगस माइसीलियम या खेतीबाड़ी और जंगलों के अवशेष इस्तेमाल होते हैं। इससे खाने वाली फसलों पर दबाव कम पड़ता है। इनका महत्व बहुत है। एक तो ये फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करते हैं, इससे प्रदूषण घटता है, वनों की कटाई कम हो सकती है, बायोडाइवर्सिटी का नुकसान कम हो सकता है, और साथ ही ये गांव में रोजगार पैदा कर सकते हैं, ग्रीन जॉब्स बना सकते हैं, मतलब क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट। पर यहाँ एक अजीब सी बात है। एक तरफ हम कहते हैं कि भारत दवाओं के प्रोडक्शन में वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है, जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर है, लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं दवाओं के लिए जरूरी APIs जैसे बायो प्रोडक्ट्स के लिए हम बुरी तरह इंपोर्ट पर निर्भर हैं। ये कैसे? दवाओं के लिए लगभग 70% APIs चीन से मंगाते हैं। कई बहुत जरूरी APIs के लिए तो हम 100% चीन पर निर्भर हैं। तो ये जो मूलांकुर हब हैं, ये इसी निर्भरता को कम करने और भारत को बायो मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है। लेकिन क्या ये मान लेना सही है कि सारे बायो प्रोडक्ट्स पर्यावरण के लिए अच्छे ही होते हैं? क्या वो हमेशा बायोडिग्रेडेबल होते हैं? नहीं, ये एक जरूरी बात है। बायो प्रोडक्ट का मतलब है कि वो बना बायोमास से है, पर यह जरूरी नहीं कि वो आसानी से गल जाए या बायोडिग्रेडेबल हो। जैसे बायो आधारित पेंट होता है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। तो ये प्रोडक्ट पर निर्भर करता है, हमें आंख बंद करके नहीं मान लेना चाहिए। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता की बात हुई। अब थोड़ा समाज की बदलती तस्वीर देखते हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS की 2023 की रिपोर्ट आई है। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर में बड़े बदलाव दिख रहे हैं। क्या कहती है ये रिपोर्ट? हाँ, इस रिपोर्ट का जो सबसे मुख्य या कह सकते हैं चौंकाने वाला आंकड़ा है, वो है टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR का। भारत का TFR 2023 में गिरकर 1.9 पर आ गया है। 1.9? ये तो 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम है। जी हाँ, बिल्कुल। TFR मतलब एक महिला अपने पूरे प्रजनन काल 15 से 49 साल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देगी। और 2.1 वो लेवल है जिस पर आबादी खुद को रिप्लेस करती है, मतलब स्थिर रहती है। तो 1.9 का मतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पर अब आबादी खुद को बनाए रखने के लिए पर्याप्त बच्चे पैदा नहीं कर रही है। इसके मायने क्या हैं? क्या ये पूरे देश में एक जैसा है? नहीं, राज्यों में बहुत फर्क है। राष्ट्रीय औसत 1.9 है, पर बिहार में TFR सबसे ज्यादा 2.8 है।
जो रिप्लेसमेंट से काफी ऊपर है, और दूसरी तरफ दिल्ली में सबसे कम है, सिर्फ 1.2। तो देश के अलग अलग हिस्सों में डेमोग्राफिक ट्रेंड्स बहुत अलग हैं। इसके असर दूर तक जाएंगे। भविष्य में वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो सकती है, बूढ़ी आबादी का हिस्सा बढ़ सकता है, हेल्थ केयर, पेंशन सिस्टम पर दबाव पड़ सकता है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि क्रूड बर्थ रेट यानी प्रति 1000 लोगों पर साल में कितने जीवित बच्चे पैदा हुए, वो भी गिरी है। 2023 में 18.4 थी। और जेंडर रेशियो, जन्म के समय लिंगानुपात, सेक्स रेशियो एट बर्थ SRB का क्या हाल है? ये हमेशा से एक मुद्दा रहा है। 2021-23 के लिए भारत का SRB था 917 लड़कियां प्रति 1000 लड़के। इसमें कुछ सुधार तो है, पर अभी भी ये आदर्श स्थिति नहीं है, और यहां भी राज्यों में बहुत अंतर है। छत्तीसगढ़ सबसे अच्छा है 974 के साथ, और उत्तराखंड सबसे कम 868 के साथ। डेथ रेट की बात करें तो क्रूड डेथ रेट 6.4 थी, और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट IMR 25 प्रति 1000 जीवित जन्म। IMR का कम होना अच्छी बात है, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार दिखाता है, पर अभी भी सुधार की गुंजाइश है। ये SRS डेटा इकट्ठा कैसे होता है? ये तो काफी डिटेल में जानकारी लगती है। SRS असल में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस का एक बहुत बड़ा सर्वे है। वो लगातार पूरे देश में सैंपल गांवों और शहरी इलाकों से जन्म, मृत्यु और आबादी के आंकड़े लेते रहते हैं। इसी से हमें TFR, IMR जैसे जरूरी नेशनल और स्टेट लेवल इंडिकेटर मिलते हैं, जो पॉलिसी बनाने के लिए बहुत अहम है। तो जमीन, समुद्र, समाज की इतनी सारी हलचलों के बीच एक खगोलीय घटना भी आज रात 7 सितंबर 2025 को पूर्ण चंद्र ग्रहण। जी हाँ, बिल्कुल। आज रात आसमान में एक खास नजारा देखने को मिलेगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण। ये तब होता है जब चांद पृथ्वी की सबसे गहरी छाया, जिसे अम्बरा कहते हैं, उसमें से पूरा गुजर जाता है। मतलब सूरज, पृथ्वी और चांद बिल्कुल एक सीध में होते हैं, और पृथ्वी बीच में आकर सूरज की रोशनी को चांद तक जाने से रोक देती है। और इसे ब्लड मून भी कहते हैं। ये नाम हर बार सुनने में आता है। चांद लाल क्यों दिखता है ग्रहण में? हाँ, ब्लड मून शब्द इस्तेमाल होता है जब पूर्ण चंद्र ग्रहण में चांद लाल या तांबे जैसा दिखता है। होता यह है कि जब पृथ्वी सीधी रोशनी रोक लेती है, तब भी सूरज की कुछ रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल के किनारों से होकर गुजरती है। हमारा एटमॉस्फेयर इस लाइट को बेंड करता है, मतलब रिफ्रैक्ट करता है, और स्कैटर यानी बिखेरता है। अच्छा, जैसे दिन में आसमान नीला दिखता है उसी तरह? कुछ वैसा ही। एटमॉस्फेयर नीले रंग की छोटी वेवलेंथ को ज्यादा बिखेरता है, इसलिए आसमान नीला दिखता है। पर लाल और नारंगी रंग की लंबी वेवलेंथ एटमॉस्फेयर से पार होकर मुड़ जाती हैं और चांद की सतह पर पड़ती हैं। इसी बिखरी हुई लाल रोशनी की वजह से ग्रहण के दौरान चांद हमें गहरा लाल या कॉपर कलर का दिखता है। ये साल में 2-3 बार हो सकता है, तो आज रात मौका है देखने का। तो आज हमने कहां से कहां तक की यात्रा की। हाई सीज संधि की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से लेकर भारत के अपने पर्यावरण नियम, बायो प्रोडक्ट से आत्मनिर्भरता की तरफ कदम, देश की बदलती डेमोग्राफी और आज रात का ब्लड मून। कितना कुछ हो रहा है एक साथ। बिल्कुल, और इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ रखकर देखें तो एक बात साफ है, चाहे हमारे महासागर हो, हमारा पर्यावरण, हमारी अर्थव्यवस्था हो या हमारा समाज, सब कुछ बदल रहा है, सब डायनामिक है और सब आपस में गहराई से जुड़ा है। BBNJ जैसी ग्लोबल संधि नेशनल पॉलिसी को शेप दे रही है। मूलांकुर जैसे टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव नई राहें बना रहे हैं, और घटता TFR भविष्य के समाज का नक्शा बदल रहा है। और आज रात का चंद्र ग्रहण जैसे याद दिला रहा है कि हम कितने बड़े और जटिल यूनिवर्स का हिस्सा है। इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। जैसे BBNJ संधि ग्लोबल रिसोर्स के साझा प्रबंधन और फायदों के बराबर बंटवारे की बात करती है, क्या हम इन सिद्धांतों को अपने देश के अंदर, चाहे वो पर्यावरण ऑडिट के नए नियम हों या बायो प्रोडक्ट्स हब का विकास, और ज्यादा असरदार तरीके से लागू कर सकते हैं? खास तौर पर ये कैसे पक्का करें कि विकास का लाभ स्थानीय समुदायों तक भी पहुंचे और बायोडायवर्सिटी का संरक्षण सिर्फ कागजों पर ना रहे, जमीन पर दिखे? इस पर सोचना शायद आगे के लिए जरूरी होगा। निश्चित रूप से ये एक बहुत अहम सवाल है। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।